हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में हम करेंगे जेबी गुप्ता का सॉल्यूशन। इसमें करेंगे इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन नंबर 232 से लेके 249 तक। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्री फेज कनेक्शन ऑफ अ ट्रांसफार्मर कॉज इंटरफेरेंस टू द नियर बाय कम्युनिकेशन लाइन। यानी इनमें से कौन सा कनेक्शन आपका, जो आपके अगर वो जो ट्रांसफर जहाँ पे लगा है ट्रांसफार्मर, ठीक है, उसके पास में अगर कोई कम्युनिकेशन सिस्टम या फिर कम्युनिकेशन लाइन लगी हुई है ना, तो उसमें इंटरफेयर करता है। तो कौन सा कनेक्शन करता है आपका? स्टार स्टार वाला। ठीक है। अब क्यों करता है स्टार स्टार वाला? वो हार्मोनिक्स की वजह से करता है। ठीक है ना। तो देखो आपका हार्मोनिक्स क्या होता है? डिस्टॉर्शन इन प्योर साइनोसोडल वेव। ठीक है, जो भी आपकी प्योर साइनोसोडल होती है उसमें जो डिस्टॉर्शन होता है ना, तो हम हार्मोनिक बोलते हैं। अब देखो ये वेवफॉर्म आपकी कोई भी हो सकती है, जैसे फ्लक्स की हो सकती है, करंट की हो सकती है, ठीक है, वोल्टेज की हो सकती है। तो देखो आप जैसे नॉर्मली थर्ड हार्मोनिक की बात करते हो, ठीक है, तो थर्ड हार्मोनिक का मतलब क्या होता है? जैसे आपका ये वेव फॉर्म है प्योर साइनोसोडल वेव, ठीक है, का ये पूरा एक टाइम पीरियड है। क्लियर है ना। अब ये सिंपली क्या होगा, ये जो टाइम पीरियड है ना, जैसे यहाँ तक आपका क्या है, T/2, ठीक है। एक हाफ साइकिल में आपके टोटल ऐसे तीन आपकी वेव फॉर्म बनेगी। देखो तीन साइकिल बनानी है हमें, कि ये एक बन गई, ये दूसरी बन गई, ये आपकी तीन बन गई। ठीक है, टोटल तीन साइकिल है ना, देखो एक, दो और तीन। ठीक है, वैसे यहाँ पे भी आपकी तीन बनेगी, एक, दो और तीन। ठीक है, तो ये आपका जो मैंने ब्लू वाली जो वेव फॉर्म बनाई, ये आपका थर्ड हार्मोनिक को रिप्रेजेंट करती है। थर्ड हार्मोनिक, ठीक है। आपके सबसे ज़्यादा जो डोमिनेंट होते हैं, ठीक है, वो थर्ड हार्मोनिक ही होते हैं। तो अब देखो, अब ये जो थर्ड हार्मोनिक की वेव फॉर्म बनी ना, इसमें क्या है, इसकी वजह से ये जो ओरिजिनल आपकी जो वेव फॉर्म थी, ये वाली साइनोसोडल, ये डिस्टॉर्ट हो जाती है। ठीक है, डिस्टॉर्ट का मतलब वो प्योर साइनोसोडल नहीं रहती, फिर कुछ इस टाइप में आपकी बन जाती है। देखो, ठीक है, कुछ इस टाइप में आपकी ये वेव फॉर्म बन जाएगी जो आपकी थी। ठीक है, अब ये वेव फॉर्म फ्लक्स की हो सकती है, करंट की हो सकती है, ईएमएफ की हो सकती है। ठीक है, वो भी हो सकती है। तो ये आपका जो डिस्टॉर्शन होता है ना, इसी को हम बोलते हैं हार्मोनिक। ठीक है इतना। अब देखो अगर बेसिक में आपको समझाऊँ, देखो आपके जो कनेक्शंस लेके चलते चलो, स्टार कनेक्शन, ठीक है, सेकंड हम लेते हैं स्टार विद ग्राउंड। ठीक है, आपका स्टार है जिसको ग्राउंड कर दिया। थर्ड कनेक्शन हम लेके चलते हैं डेल्टा। ठीक है। अब मोस्टली हम हमेशा किसकी बात करते हैं? थर्ड हार्मोनिक की बात करते हैं। ठीक है, वही डोमिनेंट होता है। एक दूसरा आपका होता है 3n ± 1 हार्मोनिक। ठीक है, ये आपका इतना डोमिनेट नहीं होता। ठीक है, नॉट डोमिनेटिंग। तो देखो आपका स्टार कनेक्शन में जो थर्ड हार्मोनिक करंट होता है, वो एब्सेंट होता है। ठीक है, वो प्रेजेंट नहीं रहता। क्लियर है। और जब देखो स्टार विथ ग्राउंड बोलते हो, तब इसमें आपका प्रेजेंट रहता है। तो देखो अगर मैं आपको सिंपली समझाऊँ, तो आपको जो थर्ड हार्मोनिक करंट है ना, ये तब तब फ्लो होगा जब आपका या तो कहीं पे ग्राउंड है, ठीक है, या फिर कहीं पे क्लोज लूप बन रहा है। क्लियर है चीज़, ये आप नोट कर सकते हो चीज़। ठीक है, कब फ्लो होगा? जब कहीं पे ग्राउंड है या फिर कहीं पे क्लोज पाथ है। और डेल्टा में देखो आपका एक तो आएगा फेज करंट, ठीक है, एक आपका लाइन करंट। तो डेल्टा में क्या रहता है कि आपका जो फेज करंट है इसमें तो प्रेजेंट रहता है। क्यों प्रेजेंट रहेगा? बिकॉज इसमें आपको क्लोज पाथ मिल जाता है। ठीक है, और जो लाइन करंट होता है वो क्लोज पाथ में थोड़ी रहता है, इसमें आपका थर्ड हार्मोनिक करंट एब्सेंट रहता है। क्लियर है, ये चीज़ डायरेक्ट आपको एग्जाम में पूछी जाती है। फ्लक्स में देखो ये प्रेजेंट रहता है, ये स्टार में, बट ये आपका सिर्फ 5 लिम्ब कंस्ट्रक्शन जो होता है ना, उसी में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, 5 लिम्ब और 3 लिम्ब ये दोनों मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, और देखो स्टार विद ग्राउंडेड में आपका ये एब्सेंट रहता है। ठीक है, एब्सेंट रहता है, और इसमें भी ये एब्सेंट रहता है। यहाँ तक क्लियर है। अब जरा देखो, मैंने क्या बोला आपको कि स्टार स्टार कनेक्शन की वजह से इंटरफेयर होता है। ठीक है, इंटरफेरेंस होता है बेसिकली कम्युनिकेशन सिस्टम में। तो देखो आपका जो स्टार स्टार कनेक्शन है, ठीक है, तो स्टार स्टार में देखो आपका ना तो हार्मोनिक प्रेजेंट रहता, ना आपका ये करंट का हार्मोनिक, ना फिर फ्लक्स का हार्मोनिक। ठीक है, यानी कि देखो आप जब स्टार स्टार कनेक्शन की बात करते हो, ठीक है, ये आपका स्टार स्टार कनेक्शन है, तो इसमें हमें पता है कि हमने चेक किया अभी कि थर्ड हार्मोनिक आपके प्रेजेंट नहीं रहते, और थर्ड हार्मोनिक सबसे डोमिनेंट होते हैं। तो कौन से सिंपली प्रेजेंट होंगे? 3n ± 1 हार्मोनिक प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब ये वाले जो हार्मोनिक्स होते हैं, ठीक है, 3n ± 1 ये डोमिनेटिंग नहीं होते हैं। तो उस हिसाब का जो करंट होगा, जो मैग्नेटाइजिंग करंट, ऑलमोस्ट साइनोसोइडल होगा। ठीक है, ऑलमोस्ट साइनोसोइडल। तो देखो मैंने आपको चीज़ बताई थी एक, कि जब आपका करंट, ठीक है, मैग्नेटाइजिंग करंट, ये साइनोसोइडल होता है। ठीक है, अगर आपका मैग्नेटाइजिंग करंट साइनोसोइडल है, और आपका जो बी एच कर्व है, बी एच कर्व नॉर्मली हम कैसा लेके चलते हैं? नॉन लीनियर। ठीक है, नॉन लीनियर ही होता है आपका बी एच कर्व। तो ये जब आपको केस मिलता है, तब मैंने आपको बताया था कि जो आपका फ्लक्स रहता है, ठीक है, फ्लक्स का नेचर तो कैसा होता है? फ्लैट टॉप। ठीक है, फ्लैट टॉप, और जो ईएमएफ होता है,
ईएमएफ आपका होता है पीकी नेचर का, पीकी, ठीक है। तो ये जो फ्लक्स है ना, ये फ्लक्स क्या एक तरह से मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड कैसी मिल रही है? फ्लैट टॉप मिल रही है, प्योर साइनोसॉइडल नहीं मिल रही। ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो मिली ना हमें, ये फ्लक्स, ये आपका नियर बाय कम्युनिकेशन लाइन के साथ इंटरफेयर करता है, ठीक है। तो ये हम इसलिए हम बोलते हैं कि स्टार स्टार कनेक्शन में ये आपकी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और होती किसकी वजह से? हार्मोनिक्स की वजह से होती है ये। क्लियर इतना चीज़? और आपको ये जो केसेस है, ठीक है, ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये जो केसेस 3 केस मैंने आपको बता रखे क्वेश्चन नंबर 206 में, ठीक है। तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग 3 फेज ट्रांसफार्मर इन ओपन डेल्टा, या फिर जिसको बोलते हैं वी कनेक्शन, ठीक है। तो कुछ स्टेटमेंट दिए हमें बताने कि इनमें से कौन से करेक्ट है ओपन डेल्टा से रिलेटेड, ठीक है। तो ये आपका देखो क्या हो गया, एक डेल्टा डेल्टा कनेक्शन हो गया, ठीक है। ये आपका क्या, एक 3 फेज कनेक्शन है, यानी कि इसमें जो ये एक वाइंडिंग है, ठीक है, ये वाली, और इसके जस्ट पैरेलल में जो सेकेंडरी साइड में होगी यानी ये वाली, ठीक है। ये दोनों किसको रिप्रेजेंट करेंगे? एक सेम फेज ग्रुप को रिप्रेजेंट करेंगे, और एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को रिप्रेजेंट करेंगे, यानी एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हो गया, ठीक है। 3 फेज है यानी 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर से बना हुआ है, ठीक है। अब हम क्या बोल रहे हैं कि ओपन डेल्टा कनेक्शन, यानी कोई भी एक ट्रांसफार्मर आपका खराब हो जाए, ठीक है, तो आपकी जो रेटिंग हो गई, बाकी जितने भी पैरामीटर्स होते हैं वो कैसे चेंज होंगे, चलो वो देखते हैं, ठीक है। फिर हम इन स्टेटमेंट पे आएंगे। तो देखो फिलहाल इस केस में अगर मैं रेटिंग लिखता हूँ, नहीं केवीए रेटिंग, ठीक है, तो आपकी रेटिंग है डेल्टा डेल्टा कनेक्शन में, ठीक है। सिंपली क्या हो जाएगी, अब देखो नॉर्मली क्या लिखते हो, √3 VL/IL, ठीक है। अब सिंस डेल्टा कनेक्शन है, तो डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज सेम रहता है। तो ये आपका हो गया √3 V फेज, और लाइन करंट आपका क्या रहता है, सिंपली लाइन करंट √3 टाइम्स होता है फेज करंट के, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा √3 टाइम्स ऑफ आई फेज, ठीक है। तो यहाँ से ये मेरे को मिल गया 3 V फेज और आई फेज। क्लियर है चीज़? ये मेरे को मिल गया केवीए डेल्टा डेल्टा कनेक्शन में। तो देखो आपकी एक जो ट्रांसफार्मर था, ठीक है, या फिर उसकी वाइंडिंग क्या हो गई, ख़राब हो गई। तो अब सिंपल पावर कौन डिलीवर करेगा? सिर्फ एक तो ए बी फेज और एक ए सी, यानी ये जो दो वाइंडिंग है ना, यही हमें लोड में पावर देगी। क्लियर है चीज़? तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो सेम जो लाइन करंट है इस केस में आपका, वो किसके इक्वल हो गया? फेज करंट के इक्वल हो गया, ठीक है। इस केस में जब आपकी एक वाइंडिंग खराब हुई, आपका लाइन करंट और फेज करंट सेम हो गया, ठीक है इतना। अब देखो सिंपल, अगर इस केस में केवीए रेटिंग निकालते हो, केवीए रेटिंग, अब ये देखो आपको किस वी टाइप में दिख रहा है ना, जैसे वी बन गया तो इसको हम बोलते हैं वी, ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं ओपन डेटा, बिकॉज ये ओपन हो गया, ठीक है। इस केस में सिर्फ दो फेज काम कर रहे हैं। क्लियर इतना? तो सिंपल हम पावर कैसे लिखते हैं, केवीए रेटिंग √3 VL/IL, ठीक है। अब सिंस डेल्टा में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज सेम रहता है, तो ये हो गया वी फेज, ठीक है। और इस केस में लाइन करंट और फेज करंट सेम हो गया, ये आपका हो गया फेज करंट, ठीक है। तो ये तो हमें मिल गई केवीए रेटिंग ओपन डेल्टा में या फिर वी कनेक्शन में, ठीक है। चलिए उसका नाम दे देते इक्वेशन 1, तो नाम दे देते इक्वेशन 2, ठीक है। अब सिंपली क्या करते हैं, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो सिंपली केवीए रेटिंग, ठीक है, ऑफ ओपन डेल्टा यानी कि वी कनेक्शन की, ठीक है, डिवाइडेड बाय केवीए रेटिंग ऑफ डेल्टा डेल्टा, ठीक है, यानी कि डेल्टा डेल्टा। तो ये हमें कितना मिल जाएगा इस केस में, देखो ये आपका आ जाएगा, देखो 1/√3, बिकॉज बाकी सारी चीज़ें तो कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहाँ से जो केवीए रेटिंग निकली हमारे ओपन डेल्टा की, ठीक है, यानी कि वी कनेक्शन की, ये हमें मिल गई 1/√3 कितना होता है, 0.577, ठीक है, इंटू केवीए ऑफ डेल्टा डेल्टा, ठीक है, जो भी केवीए है डेल्टा डेल्टा की उसके लिए। ये हमें मिल गई रेटिंग का फॉर्मूला, ठीक है। ये आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप याद रखिए, ठीक है। और अगर परसेंटेज में लिखें तो कितना हुई है, ये हो जाएगा 57.7%, ठीक है। तो परसेंटेज में ऐसे लिख सकते हो, यहाँ तो कोई डाउट नहीं आपका। तो देखो आपका जो ओपन डेल्टा होता है, ये आपका यूज़ होता है जैसे कहीं पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ठीक है, कहीं पे घर वगैरह कुछ बन रही है, बिल्डिंग वगैरह बन रही है, तो वहाँ पे जो लोड लगा रखा है, ठीक है, अभी जैसे हम ट्यूबलाइट वगैरह सब लगाएंगे वहाँ पे, तो जहाँ पे भी वो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है वहाँ पे, ठीक है, तो सारी चीज़ जगह तो नहीं लगा लेंगे, पूरा लोड पे तो वो काम करेगी नहीं सारी चीज़ें, ठीक है, तो कम लोड पे तो काम करेगी। तो इसके लिए वहाँ पे हम क्या करते हैं, ओपन डेल्टा यूज़ करते हैं। या फिर जैसे आपका कहीं पे कोई ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया, ठीक है, तो वहाँ पे उसको रिप्लेस कर सकते हैं हम ओपन डेल्टा से, ठीक है। फिर ओपन डेल्टा से रिप्लेस कर दो, फिर वो जो ख़राब हुआ उसको रिपेयर करा के हम वापस रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ओपन डेल्टा को ऐसे हम अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग। तो कोई स्टेटमेंट जब देखते हैं इसके क्या है, बीइंग अ टेम्परेरी रेमेडी व्हेन वन ट्रांसफार्मर फॉर्म्स ऑफ डेल्टा डेल्टा सिस्टम इज डैमेज एंड रिमूव फ्रॉम द सर्विस। तो एकदम सही बोला, इसे बोला कि देखो अगर कोई डेल्टा डेल्टा कनेक्शन है,
वो आपका कोई ख़राब हो गया तो आप उसको ठीक करवाने भेज सकते हो, ठीक है, या फिर सिंपली दूसरा लगा सकते हो ओपन डेल्टा वाला, ठीक है। सेकेंड है द वोल्ट एम्पियर सप्लाइड बाय ईच ट्रांसफार्मर इज हाफ ऑफ द वोल्ट एम्पियर इन द सिस्टम इज नॉट ओवरलोडेड। ये गलत है बिकॉज आपने रेटिंग अभी जस्ट देखी कितनी होती है, 57.7% होती है, बट ये बोल रहा है कि हाफ हो जाती है, बट ऐसा तो गलत है ना। और आपका इसने बोला नॉट ओवरलोडेड, जबकि ये ओवरलोड होता है और वो आपका ओवरलोड होता है 73.2%, ठीक है। थर्ड है देखो एन इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशन इज दैट लोड शेल बी रिड्यूस बाय √3 टाइम्स इन दिस केस। तो एकदम सही है, आपका जो रूट है ना, जो लोड है आपका, वो रिड्यूस हो जाता है √3 टाइम्स, ठीक है। देख भी सकते हो जो आपकी डेल्टा डेल्टा की उसकी देखो डिवाइड बाय √3 हो गया ना, यानी कि √3 टाइम्स आपका रिड्यूस हो गया, ठीक है। आपका थर्ड भी करेक्ट है, यानी फर्स्ट और थर्ड दोनों करेक्ट है, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। क्लियर चीज। When one transformer is removed from delta delta bank of 30 kVA transformer, the capacity of the resulting three phase transformer in VV connection। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला डेराइव करके बताया, KVA यानी जो भी रेटिंग है, ठीक है, ओपन डेल्टा कनेक्शन की, वो कितनी होती है 0.577, ठीक है, इनटू जो भी KVA रेटिंग है आपके डेल्टा डेल्टा ट्रांसफार्मर की, ठीक है, डेल्टा डेल्टा। तो हमें कितनी दे दी है, क्योंकि देखो 0.577, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय आपका 30 kV है, 30 kV दे रखी है डेल्टा की, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिलेगा 17.3 kVA, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। अगला देखो, एंड अ डेल्टा डेल्टा कनेक्टेड ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू वी वी कनेक्टेड ट्रांसफार्मर, ठीक है। द रेशियो ऑफ वी रेटिंग ऑफ वी वी कनेक्टेड ट्रांसफार्मर एंड डेल्टा डेल्टा कनेक्टेड ट्रांसफार्मर इज, सिंपली क्या बोल रहे हैं कि आपकी जो KVA रेटिंग है, ठीक है, KVA रेटिंग ऑफ VV यानी ओपन डेल्टा ट्रांसफार्मर डिवाइडेड बाय KVA रेटिंग ऑफ डेल्टा डेल्टा, ठीक है, ये कितनी होगी ये हमें पूछी है। तो हमें पता है ये कितनी होती है 1/√3, ठीक है। तो 1/√3 को और क्या लिखते हैं 0.577, फिर इसको परसेंटेज में लिखना है तो सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये परसेंटेज में कितना मिलेगा 57.7%। आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्कॉट कनेक्शन आर यूज्ड फॉर, आपका जो स्कॉट कनेक्शन होता है वो हम किस लिए यूज़ करते हैं ये पूछा है, ठीक है। तो आपका जो देखो स्कॉट कनेक्शन होता है ट्रांसफार्मर में, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इससे आपको क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में। देखो जो स्कॉट कनेक्शन होता है ये आपका देखो 3 फेज सप्लाई को 2 फेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है, एंड वाइस वर्सा, ठीक है, और 2 फेज को 3 फेज में भी कर सकता है। क्लियर है चीज़, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो पहले आपको थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए 2 फेज सप्लाई के बारे में, कि 2 फेज होता क्या है। देखो आप 3 फेज को 2 फेज में कन्वर्ट तो कर रहे हो, बट आपको यही नहीं पता कि 2 फेज सप्लाई होती कैसी है। अब देखो 2 फेज है यानी 2 फेज हो गए, 2 फेज है तो 2 वोल्टेज होंगे, ठीक है। लेट्स से एक वोल्टेज आपका VA, एक वोल्टेज हम मान लेते हैं VB। क्लियर है। तो अगर हमें 2 फेज सप्लाई चाहिए, वो भी कैसी, बैलेंस 2 फेज सप्लाई चाहिए, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। दूसरा आपका ये जो वोल्टेज है, इन दोनों के बीच में जो फेज एंगल है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए, VA और VB। जैसे आप 3 फेज में बोलते हो 120 डिग्री होना चाहिए फेज डिफरेंस, ठीक है, वैसे यहाँ पे 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये क्या एक तरह से दोनों कंडीशन है, अगर आपको 2 फेज सप्लाई चाहिए तो ये दोनों कंडीशन आपको मीट करवानी पड़ेगी, ठीक है। तो आप जो भी कनेक्शन बनाओगे, तो स्कॉट कनेक्शन में जो कनेक्शन बनाओगे वो कैसा होना चाहिए कि ये दोनों कंडीशन आपकी मीट हो जाए, ठीक है। ये चीज़ देखो स्कॉट कनेक्शन में जब बात करते हैं तो सिंपल देखो 2 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर यूज होते हैं। अब देखो अगर मैं आपके जो 2 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की मैं बात कर रहा हूँ उनको बनाऊँ तो देखो कैसे बनेंगे। देखो ये मेरा एक ट्रांसफार्मर हो गया, ठीक है, एक ट्रांसफार्मर की मेरी प्राइमरी हो गई, ठीक है। वैसे देखो ये मेरे उसकी जो ट्रांसफार्मर है एक, उसकी उसकी सेकेंडरी हो गई, ठीक है। तो ये मेरा एक ट्रांसफार्मर बन गया, या तो कोई डाउट नहीं। चलो दूसरा ट्रांसफार्मर और बना लेता हूँ एक सिंगल फेज। तो ये लो मैंने दूसरा ट्रांसफार्मर बना दिया, ठीक है। दूसरे ट्रांसफार्मर की कौन सी वाइंडिंग है, ये आपकी है प्राइमरी वाइंडिंग, और लो ये हमने बना ली सेकेंडरी वाइंडिंग। क्लियर है इतना। तो देखो मैंने 2 ट्रांसफार्मर बनाए ना, एक ऊपर बनाया और एक नीचे बनाया। क्लियर है इतना। अब देखो मैं सिंपली पॉलरिटी डिसाइड कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेरी आपकी हो गई पॉलरिटी, ठीक है। अब देखो सिंपल क्या करते हैं, ये मेरा हो गया A फेज, ये हो गया B फेज, ये हो गया C। टोटल कितने फेज लिए मैंने, 3 फेज लिए, बिकॉज मेरे को 3 फेज को 2 फेज में कन्वर्ट करना है ना, ये तो मैं चाहते हैं। तो देखो ये मेरा एक साइड हो गई जहाँ पे मेरे को VA वोल्टेज मिलेगा। क्लियर है चीज़। और मेरी एक ये साइड हो गई तो मेरे को मिलेगा VB वोल्टेज, यानी 2 फेज के अकॉर्डिंग मेरे को 2 वोल्टेज मिलने चाहिए, 2 वोल्टेज मिल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
अब मेरे को पहले ये कंडीशन सेटिस्फाई करानी है, दूसरी मेरे को ये कंडीशन सेटिस्फाई करानी है। क्लियर इतनी चीज़? तो देखो ये चीज़ मेरे को सेटिस्फाई करवाने के लिए जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं वो कितने रखने हैं, वो सब हमें निकालना पड़ता है, ठीक है, स्क्वाड कनेक्शन में। वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पे देखो ये जो बीच में मैंने पॉइंट लिया है, ये आपका एम पॉइंट, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ टर्न्स की बात करते हैं। लेट्स से जो आपकी फर्स्ट ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स है एन, ठीक है। कि जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसमें लेट्स से नंबर ऑफ टर्न है एन टू। क्लियर इतना? अब देखो जो सेकंड ये जो बीसी वाइंडिंग है, ठीक है, जो दूसरे ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है इसमें नंबर ऑफ टर्न्स मान लेते हैं हम एन वन, ठीक है, ये पूरी एक है। और इसमें मान लेते हैं एन टू, बिकॉज जो देखो जो फर्स्ट ट्रांसफार्मर की यानी कि इस ट्रांसफार्मर को देखो टीजर ट्रांसफार्मर बोलते हैं। तो देखो जो टीजर ट्रांसफार्मर है कि सेकेंडरी के टर्न और जो आपका ये वाला जो मेन ट्रांसफार्मर है कि सेकेंडरी के टर्न सेम होते हैं, ठीक है। ये मेरा क्या है, आपका मेन ट्रांसफार्मर है, ये मेन ट्रांसफार्मर। क्लियर है इतनी चीज़? अब देखो अगर मेरे को ये कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है, यानी मेरे को अगर टू फेज सप्लाई चाहिए वो भी बैलेंस, तो यानी कि मेरे को मैग्नीट्यूड सेम रखना पड़ेगा, ठीक है, सेम कैसे भी करके ऑप्टेन करना है मेरे को सेम मैग्नीट्यूड। और मेरे को क्या करना है, ये फेज़ के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस करना है, ठीक है। तो देखो जब आप डिटेल में पढ़ते हो स्क्वाड कनेक्शन को, तब देखो हमें कब मिलती है ये चीज़ें, ये दोनों हमारी कब चीज़ें सेटिस्फाई होगी, जब आप जो प्राइमरी में यानी जो टीजर ट्रांसफार्मर में नंबर ऑफ टर्न्स है यानी एन के, ठीक है, की वैल्यू जब आप रखते हो √3 टाइम्स ऑफ एन वन, ठीक है, या फिर इसको क्या लिखते हैं, एन इक्वल्स टू 0.866 एन वन। ये चीज़ क्लियर है? ये आपकी होती है एक तरह से कंडीशन, ठीक है, यानी कि जब आप प्राइमरी में इतने नंबर ऑफ टर्न्स रखोगे, ठीक है, यानी कि देखो ये कितने होंगे आपके, सिंपली कहीं पे कहीं यहाँ पे आपको कोई पे मिलेंगे, ठीक है, यानी कि ये इतने कहीं पे होंगे। क्लियर है चीज़? तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ से पॉइंट लेते हैं एक, देन इसको इस एम से कनेक्ट कर लेते हैं। क्लियर है? और ये आपका बन गया स्क्वाड कनेक्शन कंप्लीट। आप डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकते कि यही से आप कनेक्ट कर लो, ठीक है, यहाँ से कनेक्ट नहीं करेंगे। आप सिंपली ये पर्टिकुलर वैल्यू है ना, यहाँ से कनेक्ट करोगे तब जाके ये स्क्वाड कनेक्शन बनेगा, तब आपको टू फेज सप्लाई मिलेगी, वो भी बैलेंस। ये चीज़ क्लियर है आपकी? तो एक तो पहली कंडीशन ये हो गई जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ क्लियर है आपकी? अब देखो एक बार आपका जो फेजर डायग्राम देखो, थ्री फेज सप्लाई दे रहे हैं हमें, ए बी और सी, तीन फेज सप्लाई दे रहे हैं ना। देखो थ्री फेज सप्लाई का जो डायग्राम होता है, सिंपल फेजर डायग्राम, वो क्या रहता है, ए फेज वोल्टेज, ठीक है, देन ये आपका रहता है बी फेज वोल्टेज, देन ये आपका रहता है सी फेज वोल्टेज, ठीक है, सिंपल ऐसा डायग्राम रहता है। अब देखो अगर मेरे को लाइन वोल्टेज निकालना है तो आपको निकालने आते ही होंगे, ठीक है। ये आपका हो जाता है लाइन वोल्टेज बी ए बी, ठीक है, ये आपका लाइन वोल्टेज हो जाता है बी बी सी, ठीक है, देन ये आपका हो जाता है यहाँ पे बी सी ए, लाइन वोल्टेज, ठीक है, कोई डाउट नहीं यहाँ तक? अब देखो सिंपल लाइन वोल्टेज हमें बना लिए, तो अगर मैं देखो इस लाइन वोल्टेज को अगेन रीड्रॉ करता हूँ, तो ये मेरा हो गया वी ए बी, ठीक है। अब मैं इनको ना डेल्टा के फॉर्म में बनाता हूँ, ये मेरा हो गया वी बी सी, ठीक है, वी सी ए बचा, ये मेरा हो जाएगा वी सी ए। यहाँ तक आपका क्लियर है? अब मैं को सिंपली क्या करता हूँ, ये जो डेल्टा बना ना, तो मैं रोटेट कर लेता हूँ, ठीक है, यानी वर्टिकल पोजीशन में ले आता हूँ। तो वर्टिकल पोजीशन में कुछ इस टाइप का बनेगा, देखो ये मेरा बन गया वी ए बी, ठीक है, ये मेरा बन गया वी सी ए, ठीक है, देन ये मेरा बन गया वी डी सी। क्लियर? इतना सिंपली मैंने रोटेट किया है। अब जरा समझो, देखो यानी कि ये मेरा रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे ए फेज को, ठीक है, ये मेरा है बी फेज, ठीक है, ये मेरा है सी फेज। यहाँ तो कोई डाउट नहीं आपको? अब देखो मैं सिंपली यहाँ से एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करता हूँ, कोई परपेंडिकुलर, ठीक है, बी सी के बीच में। क्लियर है यहाँ से? तो देखो यहाँ पे बी सी वाइंडिंग कौन सी थी, ये बी, ठीक है, ये सी, ठीक है, इनके मिडल से मैंने एक पॉइंट निकाला है, वो मैंने प्राइमरी जो टीजर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी उससे कनेक्टेड किया है ना, ए फेज से। क्लियर है? तो ए से एम तक, यानी कि देखो यहाँ से ऐसे जाएगा, देन ये एम तक, ठीक है, मेरे को ये वोल्टेज निकालना है, तो ये मेरा एम पॉइंट हो गया, मेरे को ए वी ए एम निकालना है। क्लियर है ना? तो अगर मैं वी ए एम की बात करता हूँ तो देखो कैसे निकलेगा, सिंपल है, ईजी एकदम। देखो ये वोल्टेज आपका क्या है, वी बी सी, तो ये क्या बी सी क्या होता है, लाइन वोल्टेज ही तो होता है, तो ये क्या हो जाएगा, लाइन वोल्टेज को आपके लिखते हो सिंपली वी एल, बिकॉज देखो बैलेंस सप्लाई दे रहे हो आप, तो सब के जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहेगा, तो हमने वी एल लिख लिया। ये आपका क्या है, वी ए बी, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, लाइन वोल्टेज वी एल, ठीक है। अब जरा देखो सिंपल, ये पूरा आपने एकदम बीच में से
स्प्लिट किया, ठीक है, एम एकदम बीच में है ना, तो ये जो इतना वोल्टेज होगा इतना, ये कितना होगा VL/2, ठीक है। अब मेरे को निकालना है VAM, तो सिंपली इजीली निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से। VAM क्या आ जाएगा, सिंपली देखो VL², ठीक है, माइनस VL² डिवाइडेड बाय 4, एंड ये टर्म आपकी रूट में आएगी, तो यहाँ से जो VAM आएगा, ठीक है, VAM कितना आ जाएगा √3/2 VL। क्लियर है चीज़। तो हमने क्या निकाला, ये वोल्टेज निकाल दिया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन चेक करो, पहला क्या बोला, स्पॉट कनेक्शन आर यूज फॉर, क्या होता है, थ्री फेज को टू फेज में, टू फेज को थ्री फेज में। आपका आंसर क्या हो जाएगा, थ्री फेज टू टू फेज सप्लाई, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। स्पॉट कनेक्टेड ट्रांसफार्मर कैन कन्वर्ट, स्पॉट कनेक्टेड जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो किस किस को कन्वर्ट कर सकते हैं, टू फेज को थ्री फेज में कर सकते हैं, और आपके थ्री फेज को टू फेज में करते हैं, यानी बोथ ए एंड बी, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट। इन स्पॉट कनेक्शन द टीजर ट्रांसफार्मर ऑपरेट एट 0.866 ऑफ इट्स रेटेड, क्या होता है, वोल्टेज होता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। इन स्पॉट कनेक्शन if the turns ratio of a main transformer is k, then the teaser transformer ratio has turns ratio of कितना होता है 0.866.n1, ठीक है। तो यहाँ पे n1 की जगह इसने k लिया है, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। क्लियर है चीज। अप्लाई टू वन टर्मिनल ऑफ अ डेल्टा स्टार कनेक्टेड थ्री फेज को टाइप ट्रांसफार्मर विच इज ऑन नो लोड फेल्स, ठीक है। यानी देखो आपका जो कौन सा डेल्टा स्टार कनेक्शन है, ठीक है, उसमें आपका फेल हो गई एक टर्मिनल सप्लाई का, अज्यूमिंग मैग्नेटिक सर्किट सिमेट्री वोल्टेज ऑन सेकेंडरी साइड विल बी। देखो इनिशियल हमें इसने क्या दिया, डेल्टा कनेक्शन दिया ना प्राइमरी, चलो प्राइमरी डेल्टा कनेक्शन बनाते हैं, ठीक है। कुछ इस टाइप का आपका ये प्राइमरी डेल्टा कनेक्शन बनेगा, ठीक है। ये लो हमारा प्राइमरी डेल्टा बन गया, क्लियर है इतना। अब देखो सेकेंडरी इसने बोला स्टार, तो चलो सेकेंडरी स्टार बनाते हैं, ये हमारा हो जाएगा सेकेंडरी स्टार, ठीक है। कुछ इस टाइप में होता है स्टार कनेक्शन, ये हमारा हो गया स्टार कनेक्शन। यहाँ तक क्लियर है आपका। अब देखो इनिशियली जब थ्री फेज सप्लाई देते हैं हम, तो कैसे देते हैं, यहाँ पे ये एक फेज, ये दूसरा फेज, एंड ये हमारा तीसरा फेज, क्लियर है। और फेज वोल्टेज हमेशा कितना रहता है, 230 वोल्ट रहता है, सबके बीच में इतना ही तो रहता है। यहाँ पे भी 230 रहेगा, एंड यहाँ पे भी आपका 230 वोल्ट रहेगा, क्लियर है इतना। अब देखो इसने बोला कि एक फेज आपका ख़राब हो गया किसी कारण से, ठीक है। तो चलो एक फेज़ को हम ख़राब कर लेते हैं, जैसे हमारा सी फेज़ ख़राब हो गया, ठीक है, सी फेज़ को हमने रिमूव कर लिया, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो ये जो 230 वोल्ट है, ये इस वाइंडिंग के क्रॉस तो क्या है, पूरा का पूरा 230 वोल्ट मिलेगा, क्लियर है। बट अब ये जो दोनों वाइंडिंग है किसमें सीरीज में हो गई, तो सीरीज में वोल्टेज क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे भी 115 वोल्ट और यहाँ पे भी 115 वोल्ट, ये चीज़ क्लियर है। अब इस क्वेश्चन में हमें टर्न्स रेशियो नहीं दे रखा, तो हम क्या अज्यूम करके चलेंगे, टर्न्स रेशियो 1:1, यानी जो प्राइमरी फेजर वोल्टेज है वही सेकेंडरी फेजर वोल्टेज होगा, क्लियर है चीज़। तो देखो मैंने आपको फेजर डायग्राम में समझाया था कि जो वाइंडिंग आपके पैरेलल में होती है वो सेम फेज ग्रुप की होती है, यानी ये वाली वाइंडिंग है जैसे, ठीक है, ये किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है, तो जो वोल्टेज यहाँ पे होगा वो का वो यहाँ पे होगा, यानी कि 230 वोल्ट, ये चीज़ क्लियर है आपकी। अब वैसे यहाँ पे देखो ये वाइंडिंग किसके पैरेलल है आपके, ये वाइंडिंग आपके देखो इसके पैरेलल, ठीक है, तो इसमें वोल्टेज कितना होगा 115, क्लियर है। अब ये वाली वाइंडिंग किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वोल्टेज कितना हो जाएगा 115, यहाँ तक आपका क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो आपका देखो सिंपली वोल्टेज देखें तो क्या होगा 230, 115 और 115, आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। बट यहाँ पे आपने क्या निकाला है, ये फेज वोल्टेज है, ठीक है ना, इसको भी आप याद रखिए। तो ये हमने फेज वोल्टेज निकाला है, क्लियर है चीज़। इन अ ट्रांसफार्मर फेड फ्रॉम अ फंडामेंटल वोल्टेज सोर्स द सोर्स ऑफ हार्मोनिक इज। अब देखो मैं ऑलरेडी आपको बता रखा, जो हार्मोनिक्स होते हैं, ठीक है, जो आपके हार्मोनिक्स होते हैं ट्रांसफार्मर में, वो किसकी वजह से होते हैं, सैचुरेशन की वजह से होते हैं। आपका जो कोर है ना, कोर सैचुरेट हो जाता है, ठीक है, उसकी वजह से होते हैं, ठीक है। या फिर इसको बोल सकते हो आपका, जैसे देखो बी एच कब होता है ना, बी एच कर्व कैसा होता है, नॉन लीनियर होता है, ठीक है, नॉन लीनियर, तो उसकी वजह से आपका ये क्या होता है, हार्मोनिक्स जनरेट होते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, सैचुरेशन ऑफ कोर। जीरो सीक्वेंस करंट कैन फ्लो फ्रॉम अ लाइन इनटू अ ट्रांसफार्मर बैंक इफ द वाइंडिंग्स आर, यानी कनेक्शन कैसा होना चाहिए ये बताए, ठीक है। तो किसकी बात कर रही है, जीरो सीक्वेंस करंट की बात कर रहा है, ठीक है। मैंने आपको जीरो सीक्वेंस जो नेटवर्क होता है वो आपका बनवाया था, देखो कैसा होता है, तो देखो ये आपका होता है जीरो सीक्वेंस नेटवर्क, ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो लेफ्ट साइड है ये आपकी प्राइमरी होती है, ठीक है, और यहाँ पे ये जो राइट साइड है ये आपकी सेकेंडरी होती है,
क्लियर है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में 2 स्विच दे रखे हैं, ठीक है, यानी कि देखो ये वाला स्विच कब ऑन होगा, जब आपका यहाँ पे कनेक्शन क्या हो, स्टार और ग्राउंड, ठीक है, यहाँ पे कौन सा, डेल्टा, वैसे के वैसे यहाँ पे डेल्टा एंड यहाँ पे स्टार विद ग्राउंड। क्लियर है चीज़। इसने बोला कि जीरो सीक्वेंस करंट फ्लो होने की बात कर रहा है, ये चीज़ क्लियर है। यहाँ पे ये इंपेडेंस क्या होता है, जीरो सीक्वेंस इंपेडेंस, ठीक है। तो कब फ्लो होगा, सिंपली देख सकते हो आप, प्राइमरी कब होगी, जब ये स्विच क्लोज होगा, ठीक है, एंड ये स्विच आपका क्लोज होगा। क्लियर है। तो अब देखो ये दोनों जब क्लोज होंगे तो क्या होगा, ये करंट ऐसे फ्लो होगा, यानी अगेन आपका क्या आ जाएगा ऐसे। क्लियर है। तो क्या होना चाहिए, आपका पहला कनेक्शन तो होना चाहिए स्टार विद ग्राउंड, ठीक है, और दूसरा होना चाहिए डेल्टा, यानी प्राइमरी कनेक्शन स्टार विद ग्राउंड और सेकेंडरी कनेक्शन डेल्टा। क्लियर। तो आपका आंसर क्या होगा, ग्राउंडेड स्टार और डेल्टा, यानी ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ थ्री फेज ट्रांसफार्मर कनेक्शन विल जीरो सीक्वेंस करंट बी प्रेजेंट इन द ट्रांसफार्मर वाइंडिंग। ठीक है, किस में होगा, मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में, कि प्राइमरी तो होनी चाहिए स्टार विथ ग्राउंड और सेकेंडरी होनी चाहिए डेल्टा में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्राइमरी इन स्टार न्यूट्रल, ठीक है, इसमें लिखा नॉट ग्राउंडेड, ठीक है, नॉट ग्राउंडेड वाला नहीं होगा, कौन सा होगा, प्राइमरी इन स्टार न्यूट्रल ग्राउंडेड एंड सेकेंडरी इन डेल्टा, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। द हार्मोनिक करंट इन अ पावर ट्रांसफार्मर डज नॉट कॉज इंक्रीज इन, यानी जो हार्मोनिक करंट होता है, ठीक है, पावर ट्रांसफार्मर में, वो क्या चीज़ इनमें से इंक्रीज नहीं होने देता। ठीक है, तो देखो जो हार्मोनिक्स होते हैं, हार्मोनिक्स बेसिकली देखो आपका मैग्नेटाइजिंग करंट, ठीक है, फ्लक्स, ठीक है, जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ, इन सब को क्या कर देता है, डिस्टॉर्ट कर देता है, यानी इनकी जो वेवफॉर्म होती है उनमें डिस्टॉर्शन जनरेट कर लेता है। ये चीज़ क्लियर है। तो देखो अगर आपका फ्लक्स डिस्टॉर्ट होगा तो कोर लॉस आपके चेंज होंगे, ठीक है, तो कोर लॉस तो आपका चेंज होगा, इसने बोला डज नॉट कॉज, ठीक है, यानी कि कुछ भी फर्क नहीं आता, ऐसा समझो। तो देखो कोर लॉस तो आपके चेंज होते हैं बिकॉज आपके फ्लक्स की वेवफॉर्म चेंज होती है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं मैग्नेटाइजिंग करंट चेंज होगा, तो क्लियर है। कॉपर लॉस आपके चेंज होंगे बिकॉज करंट इफेक्टेड रहता है ना, ठीक है, ये तो मैग्नेटाइजिंग करंट हो गया। अब नॉर्मल करंट भी तो होता है, थर्ड हार्मोनिक करंट, ठीक है, उसमें भी तो चेंज होगा, तो उसकी वजह से कॉपर लॉस चेंज होंगे। मैग्नेटिक इंटरफेरेंस होगा, क्यों, बिकॉज फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स की वजह से आपका इंटरफेरेंस होगा, ठीक है। आपको जो सेकेंडरी वोल्टेज है इसमें आपका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, आपके हार्मोनिक करंट की वजह से। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है चीज़। और ऐसे भी समझ सकते हो, जो आपका देखो जो पावर ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है, पावर ट्रांसफार्मर का जो कनेक्शन होता है वो आपको होता है डेल्टा और स्टार, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि जो स्टार कनेक्शन है उसमें आपके हार्मोनिक्स प्रेजेंट नहीं रहते हैं, ठीक है, एब्सेंट रहते हैं, ये हो गया एब्सेंट, ठीक है। बट डेल्टा के केस में मैंने बता रखा है कि जो फेज करंट होता है उसमें आपके हार्मोनिक्स प्रेजेंट रहते हैं। अब आप खुद ही सोचो, अगर फेज करंट में आपके हार्मोनिक प्रेजेंट है तो कॉपर लॉस तो आपका इंक्रीज हो गई, ठीक है, हार्मोनिक्स मतलब करंट की पूरी वेवफॉर्म ही उसने चेंज कर ली। क्लियर है। तो आपका कॉपर लॉस देखो चेंज होगा, कोर लॉस आपका फ्लक्स की वजह से चेंज होगा, मैग्नेटिक इंटरफेरेंस फ्लक्स की वजह से होगा, बट जो सेकेंडरी साइड है पावर ट्रांसफार्मर में उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है, वो सेम रहेगा। क्लियर है। तो सेकेंडरी वोल्टेज में आपके कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। द मैग्नेटाइजिंग करंट इन अ ट्रांसफार्मर इज रिच इन, किस में होता है, थर्ड हार्मोनिक। मैंने बता रखा है सबसे ज़्यादा डोमिनेंट कौन सा होता है, थर्ड हार्मोनिक होता है। इन विच ट्रांसफार्मर द टर्शरी वाइंडिंग इज यूज, यानी कौन से ट्रांसफार्मर कनेक्शन में आप टर्शरी वाइंडिंग को यूज़ करते हो, कौन सा होता है, स्टार स्टार, ठीक है, बिकॉज जो हार्मोनिक्स वाली जो प्रॉब्लम मैंने आपको बताई थी, ठीक है, स्टार्ट में ही जो कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ इंटरफेयर करता है, तो उसको हम एलिमिनेट करने के लिए टर्शरी वाइंडिंग यूज़ करते हैं। और टर्शरी भी आपकी किस में होती है, ये आपकी होती है डेल्टा में, ठीक है, डेल्टा कनेक्शन होता है इसका। क्लियर है चीज़। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द यूटिलिटी ऑफ मैच कनेक्टेड टर्शरी वाइंडिंग इन स्टार स्टार ट्रांसफार्मर। तो देखो इसमें भी यही बोला कि जो स्टार स्टार ट्रांसफार्मर होता है उसमें हम क्या करते हैं, मैच कनेक्टेड टर्शरी वाइंडिंग यानी कि डेल्टा कनेक्टेड टर्शरी वाइंडिंग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये क्यों यूज़ करते हैं ये पूछा है। इट इज़ यूज टू सप्रेस द हार्मोनिक वोल्टेज, एकदम सही है। देखो जो आपका हार्मोनिक वोल्टेज होता है उनको ये रिड्यूस करता है, ठीक है। दूसरा, इट इज़ यूज टू अलाउ फ्लो ऑफ अर्थ फॉल्ट करंट फॉर ऑपरेशन ऑफ प्रोटेक्टिव डिवाइस, ये भी आपका सही है। इट फैसिलेट्स सप्लाई ऑफ सिंगल फेज लोड, ठीक है, ये भी सही है, बिकॉज इससे आप क्या कर सकते हो, देखो अगर कोई सिंगल फेज लोड है आपका, ठीक है, उसको आप अगर ऑपरेट करवाना है तो आप टर्शरी वाइंडिंग की मदद से उसको करवा सकते हो, ठीक है। इट प्रोवाइड्स लो रिएक्टेंस पाथ फॉर जीरो सीक्वेंस करंट, ये भी आपका करेक्ट है, ठीक है। सारे ये आपके पॉइंट करेक्ट है टर्शरी वाइंडिंग से रिलेटेड, ठीक है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। 400 वोल्ट 200 वोल्ट 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज थ्री फेज वाइंडिंग, ठीक है, थ्री वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर, द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर वी विल बी। तो मैं देखो 3 वाइंडिंग कनेक्टेड है,
ठीक है। तो पहले देखो डॉट पोलैरिटी समझो, देखो यहाँ पे पोलैरिटी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे समझो, देखो करंट आपका ऐसे जाएगा, यहाँ पे भी ऐसे जाएगा, देन यहाँ पे भी ऐसे जाएगा। ये चीज़ क्लियर है आपकी? तो पोलैरिटी एक बार के लिए आप समझ रहे हो, ठीक है। तो अगर मैं इनको रीड्रॉ करता हूँ इन वाइंडिंग्स को, तो ये मेरा पहले 400 वोल्ट वाली वाइंडिंग है, ठीक है, जिसका डॉट मेरा यहाँ पे है। देन ये आपका कनेक्टेड है आगे वाली वाइंडिंग से, ठीक है, जिसका डॉट मेरा यहाँ पे है, ये 200 वोल्ट की, क्लियर है। देन मैं एक और वाइंडिंग है मेरी, ठीक है, उसमें भी देखो यही पे है, ये हो गया। क्या चीज़ क्लियर है आपकी? तो देखो सब में यही ऑप्शन है, सिंपल। देखो अगर करंट ऐसे फ्लो करवा रहे हो तो सब में डॉट के अंदर करंट जा रहा है, ठीक है, इनटू द डॉट, सब केस में जा रहा है ना, सब वाइंडिंग में। ये आपकी है 200 वोल्ट। इनको मेरे को निकालना है नेट वोल्टेज, ठीक है। तो सिंपल आपका जो इंडक्टर होता है, देखो इंडक्टर में पोलैरिटी जो होती है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लो। देखो ये क्या जगह, वोल्टेज माइनस 400, ठीक है, प्लस 200, ठीक है, प्लस 200, बिकॉज दोनों की पॉलरिटी क्या सेम है। तो यहाँ पे वोल्टेज कितना मिल गया, V माइनस 400 प्लस 400, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो वोल्टेज मेरा क्या आ गया, 0 वोल्ट, ठीक है। सिंपल वोल्टेज की पॉलरिटी आपको चेक करनी थी क्या है यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज इन दोनों की पॉलरिटी क्या है, एडिटिव पॉलरिटी है। देन इसके साथ क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्टिव पॉलरिटी हो जाएगी। तो नेट वोल्टेज हो गया आपका 0, यानी ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। देखो आपका अगला क्वेश्चन है, फिगर शोज एन आइडियल थ्री वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। द थ्री वाइंडिंग आर 1 2 3 ऑफ द ट्रांसफार्मर आर वाउंड ऑन द सेम कोर एज शोन। द टर्न्स रेशियो, आपको टर्न्स रेशियो दे दिया। रजिस्टर ऑफ 10 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस वाइंडिंग 2। Capacitor of reactance 2.5 ohm is connected across winding 3. Winding 1 is connected across 400 volt AC supply. If the supply voltage phasor यानी V1 जो है, का जो वोल्टेज फेजर है वो कितना है, 400 एंगल 0, ठीक है। द सप्लाई करंट यानी आपका जो ये I1 है, की वैल्यू क्या ये पूछी है, ठीक है। तो देखो हमें टर्न्स रेशियो कितना दिया इसने, N1, ठीक है, रेशियो N2, ठीक है, रेशियो N3, यही दिया है, 4:2:1। तो देखो हम सिंपली इसको क्या करते हैं, रेफर्ड पैरामीटर से करते हैं, ठीक है। दो तीन तरीके हैं इसके, ठीक है, चार, दो 3 से 4 तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। तो दो तरीके से तो मैं आपको करवा दूंगा। देखो रेफर्ड पैरामीटर वाला मेथड यूज़ करते हैं। अब देखो अगर मैं रेजिस्टेंस को, आपका ये जो आर लोड है, तो अगर मैं रेफर्ड करता हूँ, ठीक है, यानी ऐसे में रेफर्ड करता हूँ प्राइमरी की साइड, ठीक है, तो सिंपली क्या हो जाएगा ये, तो मैं लिख लेता हूँ आर डैश, ठीक है। क्या हो जाएगा, सिंपली जो भी आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू है इंटू ए का स्क्वायर, ए यहाँ पे क्या है, टर्न्स रेशियो। तो ये आपका हो जाएगा, देखो 10 इंटू टर्न्स रेशियो क्या होगा, N1 डिवाइडेड बाय N2 का होल स्क्वायर, ठीक है। सिंपली वैल्यूज हमें दे रखी है, 10 इंटू N1 मेरे को दिया इसने 4, N2 दे दिया 2 का स्क्वायर, तो ये मेरे को मिल गया 40 ओम, क्लियर है। वैसे मैं क्या करता हूँ, जो मेरा कैपेसिटिव रिएक्टेंस है इसको भी प्राइमरी की साइड रेफर्ड कर देता हूँ, तो ये ले लेता हूँ एक्स डैश, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सिंपली जो भी एक्स की वैल्यू है एक्स सी की, ठीक है, मल्टीप्लाई टर्न्स रेशियो, ठीक है, टर्न्स रेशियो का स्क्वायर। ये आपका है 2.5, बट इसमें देखो माइनस का जे भी आएगा, ठीक है, बिकॉज कैपेसिटिव कैसे लिखते हैं, माइनस का जे लिखते हैं, और इंडक्टर के केस में प्लस का जे। यहाँ पे ये क्या आएगा, मल्टीप्लाई में N1 डिवाइडेड बाय N3 का स्क्वायर, बिकॉज हम टर्शरी वाइंडिंग की बात कर रहे हैं, थर्ड नंबर वाली। तो ये आपका आ गया माइनस का 2.5, देन टर्न्स रेशियो की वैल्यू वगैरह रखते हैं, तो ये आपकी है 4/1 का स्क्वायर, तो ये आपको मिल गया माइनस के जे 40 ओम, क्लियर है। तो हमने देखा जो मेरी सेकंड नंबर वाली वाइंडिंग और जो थर्ड नंबर वाली वाइंडिंग, ये दोनों ही मेरी किस में, पैरेलल में है। तो ये आपका एक रेजिस्टेंस हो गया, ये रेफर्ड करने के बाद ये आपका हो गया रिएक्टेंस, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, ये आपकी है 40 ओम, और ये है आपकी माइनस जे 40 ओम, क्लियर है। सप्लाई वोल्टेज कितनी है हमें, ये हमने दी है 400 एंगल 0, ठीक है, 400 एंगल 0, और मेरे को ये वाला करंट निकालना है अभी, ठीक है। तो सिंपल हमें पता है यहाँ पे वोल्टेज कितना है, 400 एंगल 0, ठीक है। तो करंट इजीली निकाल सकते हो। करंट क्या हो जाएगा, देखो पहले जो रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो होगा, यानी 400 डिवाइडेड बाय, ठीक है, 40 ओम, देन प्लस 400 वोल्ट डिवाइडेड बाय जो भी आपका रिएक्टेंस है कितना है, माइनस के जे 40 ओम, क्लियर है। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, देखो करंट आ गया आपका 10, ठीक है, प्लस ये माइनस का जे ऊपर जाएगा तो प्लस का जे हो जाएगा, ठीक है, प्लस 10, तो क्या मिला करंट, 10 प्लस जे 10 ओम, सॉरी एम्पियर, ठीक है, ये आपका हो जाएगा
आंसर। तो एक बार तो आप देख के बता सकते हो कि बी ऑप्शन नहीं होगा और डी ऑप्शन नहीं होगा। क्यों? बिकॉज यहाँ पे इसने कैपेसिटर लगाया है, यानी क्या एक आरसी सर्किट है। आरसी सर्किट में आपका जो करंट होता है वो लीड करता है, तो लीड के टाइम यहाँ पे बीच में क्या आता है, प्लस आता है। ठीक है, तो या तो आपका ए होता या सी होता। यहाँ तक आपकी चीज़ क्लियर है? ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हुआ? सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर इतना? अब देखो दूसरा तरीका एक और है, उससे बताता हूँ करके। अब देखो ट्रांसफार्मर में आपकी जो पावर होती है वो आपको भी पता है कि सिर्फ ट्रांसफ़र होती है, उस पावर में कभी भी इंक्रीज और डिक्रीज नहीं होता। ठीक है, तो जो भी आप प्राइमरी में पावर दोगे, यानी जो भी प्राइमरी में पावर दी वो किसके इक्वल होगी? जो भी सेकेंडरी में है, ठीक है, प्लस जो भी टर्शरी में है, टर्शरी नंबर मतलब थर्ड वाली। ठीक है, इनका क्या होगा, फेजर सम होगा। ठीक है ना? क्लियर है चीज़? तो ज़रा समझो। देखो अगर मेरे को वोल्टेज निकालना है, ठीक है, मेरे को V2 निकालना है, तो कैसे निकाल सकता हूँ? देखो हमें पता है कि V1 डिवाइडेड बाय V2 इसके इक्वल होगा N1 बाय N2 के इक्वल होगा। क्लियर है? तो यहाँ से अगर मैं V2 निकालता हूँ, ठीक है, V2 यानी जो सेकेंड वाइंडिंग है वहाँ पे वोल्टेज कितना होगा, तो सिंपल कितना हो जाएगा, देखो 400, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय N2 बाय N1। तो N2 कितना है मेरा 2, N1 कितना है 4, तो V2 यहाँ से मेरा कितना निकल गया, ये आपका आ गया 200 वोल्ट। क्लियर है? मैंने V2 निकाल दिया। अब मैं क्या निकालता हूँ, V1 निकालता हूँ। ठीक है, तो V1 के लिए हम सिंपली क्या कर सकते हैं, V1 सॉरी V3 निकालते हैं। ठीक है, V1 बाई V3 इजिकल्स टू N1 बाय N3। तो यहाँ से V3 मेरा आ जाएगा, देखो V3 इक्वल्स टू 400 ठीक है डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय आपका हो जाएगा N3 यानी कि 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4। V3 मेरे को मिल गया 100 वोल्ट। यहाँ तक आपका क्लियर है? अब देखो सिंपल पावर निकालते हैं। अब देखो सिंपल मैं क्या करता हूँ, सेकेंडरी साइड में जो आपकी पावर होगी, कॉम्प्लेक्स पावर क्या हो जाएगी, जो भी सेकेंडरी साइड में वोल्टेज है उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय जो भी आपका रेजिस्टेंस है। वोल्टेज कितना है 200 का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका कितना है रेजिस्टेंस, आर की वैल्यू आपकी ये आपकी हो जाएगी 10। ठीक है, तो ये हमें मिल गया 4000। क्लियर है चीज़? और अगर हम टर्शरी वाइंडिंग में करें, ठीक है, तो टर्शरी वाइंडिंग में क्या हो जाएगा, V3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स टी। ठीक है, तो ये हमें मिल जाएगा आपका 100 का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय -j2.5। ठीक है, इसको सिर्फ 2.5 लिखिए। ठीक है, 2.5, तो ये आपको मिल जाएगा 4000। ठीक है, अब यहाँ पे लगाएंगे माइनस का जे। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं, तो देखो जो कैपेसिटर ये आपका एकदम प्योर कैपेसिटिव सर्किट है ना, और कैपेसिटर हमेशा क्या करता है, डिलीवर करता है रिएक्टिव पावर को। कैपेसिटर आपका डिलीवर करता है रिएक्टिव पावर को। ठीक है, तो आपने देखा भी होगा कि जो अगर कैपेसिटर के लिए आप रिएक्टिव पावर निकालते हो तो हमेशा आपको नेगेटिव मिलती है, और आप अगर इंडक्टर के लिए निकालते हो तो वो हमेशा आपको पॉजिटिव मिलती है। क्लियर है चीज़? तो ये हमारा हो गया कैपेसिटिव वाली। तो अब टोटल जो पावर होगी, जो प्राइमरी साइड में जो आप पावर डिलीवर कर रहे हो, ठीक है, प्राइमरी से वो कितनी हो गई 4000, ठीक है, माइनस जे 4000। क्लियर है इतना? अगर मैं प्राइमरी साइड पावर को लिखूँ, कैसे लिखूँगा, V1 इंटू I1 का कॉन्जुगेट। क्लियर है? कॉम्प्लेक्स पावर रहती तो ऐसे ही तो लिखते हैं VI कॉन्जुगेट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 400 कॉमन लेता हूँ, तो अंदर मेरा बचा 10 माइनस जे 10। ठीक है, तो प्राइमरी V1 वोल्टेज कितना दिया मेरे को 400, ठीक है, इंटू I1 का कॉन्जुगेट, तो ये मेरे को मिल गया देखो 400, ठीक है, देन 10 माइनस जे 10। तो यहाँ पे 400 से 400 कैंसिल, तो जो I1 कॉन्जुगेट था ये मेरे को मिल गया 10 माइनस जे 10। ठीक है, अगर मैं कॉन्जुगेट को हटाता हूँ तो I1 करंट कितना मिला मेरे को 10 प्लस जे 10 एम्पियर। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया आंसर। देखो दोनों ही मेथड से आपका आंसर सेम आया ना। ठीक है, इसमें भी देखो सी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर है। ठीक है, सी मिला हमें। तो देखो ये आपका एक तो हो गया देखो रेफर्ड पैरामीटर से, एक आपका हो गया पावर वाले तरीके से। ठीक है, ये कौन सा मेथड हो गया, पावर वाला। ठीक है, बिकॉज हमें पता है कि पावर सेम रहती है। क्लियर है? एक आप कर सकते हो एमएमएफ बैलेंसिंग से। ठीक है, और भी वेरियस मेथड्स होते हैं जिस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो इनको। ठीक है, आप ऐसा ट्राई करना, एमएमएफ बैलेंसिंग जो मेथड है उससे आप ट्राई करना। ठीक है, अगर ना हो तो मेरे को बताना, मैं उससे भी आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।